तो हम लोग रिज्यूमेस क्यों बनाते हैं? बिकॉज हम लोगों को अपनी जॉब्स के लिए वो करना होता है, अप्लाई करना होता है. इट इज नॉट जस्ट अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, बट ऑल्सो रिज्यूमेस इन जनरल इज अ कलेक्शन. ठीक है, एक आपका सारा का सारा डेटा जिसको आप ऑर्गेनाइज करके एक जगह रख सकते हो. जब आपको कहीं भी कोई भी अपने कहीं भी डेटा फिल करना है या अपने बारे में कुछ भी लिखना है, देन इट इज इजियर फॉर यू टू टॉक अबाउट इट. ओके, सो व्हेन वी से कि हमको रिज्यूमे में क्या क्या लिखना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है. सब लोगों को लगता है बहुत पता नहीं क्या लिखना है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं. तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट कि क्या बेसिक चीजें लिखनी चाहिए. सबसे पहले आपका नाम. ठीक है, लोग बहुत बार गलती करते हैं कि अपने नाम को लिखने में जो स्पेलिंग है वो गलत लिख देते हैं. तो बी वेरी केयरफुल कि आप जो अपनी स्पेलिंग लिख रहे हो वो करेक्ट हो. ठीक है, उसको सबसे टॉप पर लिखना, बोल्ड में हमेशा, not capital necessary, but your name and your spelling should be correct. Okay, then is your contact number, आपका मोबाइल नंबर. Okay, just a basic tip, जब भी आपको अभी आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करोगे तो आपको कोई भी कॉल्स आते हैं, कोई अननोन नंबर से आता है, कोई लैंडलाइन नंबर से आता है, कुछ भी आता है, सो मेक श्योर आप अपना फोन उठाओ. ठीक है, बिकॉज जब रिक्रूटर्स कॉल करते हैं और आप उनका फोन नहीं उठाते तो बहुत आसानी से ये हो सकता है कि आपको कॉल बैक नहीं करेंगे. ठीक है, तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. कॉन्टैक्ट नंबर भी अगेन 3 बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेक करो बिफोर आप अपना रिज्यूमे फाइनलाइज करते हो. एक डिजिट भी इधर उधर और आपकी वो जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है. ठीक है, देन इज योर ईमेल आईडी. जितना इम्पोर्टेंट आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ईमेल आईडी है. क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब इंसान को कांटेक्ट नहीं कर पाते तो हम लोग उनको ईमेल्स लिख देते हैं दैट हम लोग आपको वो करने की कोशिश कर रहे थे, पहुंचने की, बट वी कुड नॉट रीच यू. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, हमारी ये जॉब है, तो आप हमको कॉल बैक कर सकते हैं. तो कीप बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी जो ईमेल्स हैं उनको रेगुलरली चेक करो. जिस भी नाम से आ रही हैं, अगर आपको पता है कि वो ईमेल फालतू है, इवन देन चेक इट. ठीक है, यू नेवर नो कि कभी कभी ऐसी चीजें मिस आउट हो जाती हैं. दैट इज इंक्लूडिंग योर स्पैम फोल्डर, इंक्लूडिंग योर इनबॉक्स. और अगर आपने फर्दर कोई और भी इनबॉक्सेस बनाए हुए हैं तो उसमें भी हर बार अपनी ईमेल्स को बहुत रेगुलर बेसिस पे चेक करो. ओके, नेक्स्ट इज आपका एड्रेस. क्या होता है कि जैसे हम लोगों को देखना है कि कोई मुंबई के लिए हायर करना है. ठीक है, तो जब आपका मुंबई के लिए मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में हायर करना है, जैसे सपोज वहां पे जगह है एक नवी मुंबई करके, अगर आप अपना एड्रेस देते हो कि हाँ मैं नवी मुंबई में ही रहता हूँ या रहती हूँ, तो उसमें हम लोगों को हायर करने में आसानी हो जाती है. वेरएस अगर आप एड्रेस नहीं दोगे और आप रहते हो नवी मुंबई में और मैं किसी को हायर कर रही हूँ साउथ मुंबई में, तो आपस में उनका 2 घंटे का डिफरेंस है. ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो अपना एड्रेस हमेशा पूरा कंप्लीट मेंशन करो, मतलब घर का नंबर से लेके कौन सी गली, कौन सा अपार्टमेंट, ठीक है, कौन से सेक्टर में, विद पिन कोड. ठीक है, कि कौन से स्टेट में है पिन कोड, एवरीथिंग, और कंप्लीट एड्रेस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड ब्रीफ. ओके, सो ऑब्जेक्टिव एंड ब्रीफ में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. इसमें लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि वो ये बताते हैं कि ये जॉब मेरे लिए कैसी अच्छी है. ठीक है, बट आपको ये नहीं बताना. आपको उनको ये बताना है मैं इस जॉब के लिए क्यों अच्छा हूँ या फिर क्यों अच्छी हूँ. मेरे में वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि इस जॉब के लिए मेरे साथ मैच करती हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक रिक्रूटर हूँ, तो रिक्रूटर में लोगों को हायर करने के लिए ये होता है कि मुझे जानना चाहिए कि इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी में किस टाइप के जॉब्स होते हैं, ताकि हम लोग उन जॉब्स से हायर कर सके जो हमारे साथ मैच करता है. ठीक है, मेरे को नेटवर्किंग अच्छी करनी चाहिए, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए. तो वो सारी चीजें अपनी ब्रीफ में मैं ऐसा लिखूंगी कि आई हैव एन आई फॉर टैलेंट. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, आई एम अवेयर ऑफ what is going on in various companies.
ऐसे करके आप लिखोगे एंड इन अलाइनमेंट कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों अच्छे हो। जैसे सपोज हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स की, ठीक है, अगर आपको कुछ बेचना है तो आप उसमें कैसी बात करोगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी मॉम सब्जियां खरीदती है तो क्या करती हैं, नहीं नहीं भैया 2 रुपए कम कर लो, 3 रुपए कम कर दो, उधर से सब्जी वाला भी वो करता है। वैसे ही आपकी सेल्स में भी नेगोशिएशन होती है, ठीक है, कि आप ये हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदो, क्यों ये अच्छा है, कैसे ये आपको बेनिफिट करेगा, और हमारी कंपनी से ही क्यों खरीदो, किसी कंपटीशन से क्यों नहीं। सो उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी अवेयरनेस कि आपको कितना पता है मार्केट के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, उन सारी चीजों की स्किल हो टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना है कि मेरे को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है और मैं इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना ब्रीफ अपने बारे में लिखना है कि मैं इस जॉब के लिए क्यों अच्छा हूँ, ना कि ये जॉब मेरे लिए क्यों अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारी लैंग्वेज। कभी कभी होता है कि हम लोगों को किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे किसी स्टेट में है आप, अगर आप चेन्नई में बात करते हो तो किसी को तमिल आनी चाहिए, अगर आप मुंबई में रहते हो आपको मराठी आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप गुजरात में हो तो गुजराती आनी चाहिए, आप दिल्ली में हो तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप अपनी लैंग्वेजेस मेंशन करो कि मुझे ये वाली लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। उसमें कभी कभी उस तरीके से भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। कभी कभी ये होता है कि जस्ट बिकॉज आपकी स्किल्स प्रोबेबली उस जॉब से मैच नहीं करती, बट बिकॉज आपको वो लैंग्वेज आती है उसके कारण वो आपको ट्रेनिंग देके उस जॉब के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जरूर मेंशन करो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज आवर अचीवमेंट्स, सॉरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मेंशन करना है सबसे पहली चीज कि आपने क्या किया है, क्लास 10th 12th, डिग्री, पोस्ट ग्रेड, जो भी है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के हिसाब से रिज्यूमे बिल्डिंग नहीं बता रही हूँ, मैं आपको फ्यूचर के हिसाब से बता रही हूँ। रिज्यूमे हमेशा ऐसे बनाने चाहिए कि आप अपने लिखो क्लास 10th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी एनीथिंग जो आप एजुकेशन रिलेटेड करते हो उसको लिखो। उसके आगे आपने कौन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से किया है वो लिखो। आप कौन से साल में पास आउट करे वो लिखो। अगर आप अभी भी वो चीज कर रहे हो तो लिखो परस्यूइंग, ठीक है, PURSUING, वो चीज मेंशन करो कि आई एम स्टिल परस्यूइंग दिस कोर्स। एंड लास्टली अपनी परसेंटेज जरूर लिखो। जस्ट बिकॉज कभी कभी ये होता है कि आपकी परसेंटेज कम आई है तो आपको लगता है कि हमको ये चीज नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। आपको अपनी परसेंटेज बतानी चाहिए क्योंकि दूसरे इंसान को ये लगता है कि ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये वो अज्यूम कर लेता है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी भी होगी बट बिकॉज आपने मेंशन नहीं करी तो वो ये सोचता है कि इसकी अच्छी ही नहीं होगी इसलिए उन्होंने उसने डाली ही नहीं है, ठीक है। तो इसी रीजन से अपनी परसेंटेजेस जरूर डालिए। और नेगोशिएशन स्किल हिज, जो हम लोग एक दूसरे से भाव करते हैं। जैसे आप सब्जी वाले से प्याज खरीदते हो, वो कहता है कि मैडम 20 रुपए के देंगे, ठीक है, आप कहते हो नहीं नहीं भैया 20 रुपए के नहीं, मैं तो 15 रुपए के लूंगा। आप कहते हो चलो ठीक है भैया, ना आपकी ना मेरी, 18 रुपए में मेरे को प्याज दे दो, ठीक है। वो होते हैं आपके नेगोशिएशन स्किल, एक दूसरे को वो करना, कन्विंस करना कि हाँ हम लोगों को ये चाहिए, ठीक है। नेगोशिएशन इज NEGOTIATION, नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन स्किल्स। उसके बाद हम लोगों ने बात करी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट है आपकी अचीवमेंट और सर्टिफिकेशन। अगर आपने अपनी स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में कोई भी अचीवमेंट्स करी है, ठीक है, वो अचीवमेंट हो सकती है आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड में, ठीक है, वो आपकी हो सकती है पढ़ाई की फील्ड में। अगर आपने सपोज बहुत अच्छे नंबर आए आपके क्लास में, आपने टॉप किया, आपके स्कूल में आपने टॉप किया, या आपके सारे सेक्शंस में आपने टॉप किया, वो चीज मेंशन जरूर करें, टॉपर ऑफ क्लास दिस, ठीक है। अगर आपने स्पोर्ट्स में आप कैप्टन रहे हो या आप किसी टीम का पार्ट रहे हो,
वो चीज़ ज़रूर मेंशन करो। या फिर अगर आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे आपकी डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, ड्रामा हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है। अगर आप इनमें से किसी की चीज़ की क्लासेस लेते हो या आपने कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, और वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल या कॉलेज में ही हुआ हो। अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ करी है, तो उसको मेंशन करो, ठीक है? उससे इंसान को पता चलता है कि हाँ, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के बावजूद इसने कुछ और भी किया है अपनी लाइफ में, कुछ और भी पाने की कोशिश करी, ठीक है? और ये इसने अपने आप को सिर्फ़ वहाँ पे पढ़ाई पर रोका नहीं, अपने आप में कुछ और बदलाव लाने की कोशिश करी, अपने आप में कुछ सीखने की कोशिश करी, ठीक है? तो इसमें आपकी अचीवमेंट हुई, कोई आपको सर्टिफ़िकेट मिला, आपने किसी डिबेट में पार्ट लिया, कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, कुछ भी, वो चीज़ें हमेशा आपको लिखनी चाहिए, ठीक है? सो ये सारी है कि आपको क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए अपनी खुद की रिज़्यूमे में। अभी-अभी आप लोग सब लोग पढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपका लास्ट वाला पॉइंट जो आता है व्हिच इज़ एक्सपीरियंस, वो आपका क्वालिफ़ाई नहीं करता। मगर ये मैं आपको फ्यूचर रेफ़रेंस के हिसाब से बता रही हूँ। जब आप कभी भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हो, लिखो कौन-सी कंपनी में आप काम करते हो, कितने साल से आप काम कर रहे हो, जब से आपने शुरू किया से लेकर, अगर आप अभी भी हो तो स्टिल वर्किंग, या फिर अब उससे लेकर 2018 से लेकर 2020 तक, 2020 से लेकर 2021 तक, ऐसे करके साल मेंशन करो, ठीक है? एंड उसके अलावा कि आपकी कौन-सी डेज़िग्नेशन है वहाँ पे। ये 3 चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस बताते हुए ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद पॉइंट में लिखो कि आप वहाँ क्या-क्या काम करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बताया कि मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट में आई कैन मेंशन कि मैं लोगों को हायर करती हूँ, मैं उनके कम्युनिकेशन चेक करती हूँ, मैं इंडस्ट्री को पढ़ती हूँ कि कैसे मार्केट में काम होता है, दूसरी कंपनियों में कौन-कौन से लोग होते हैं, कौन-सी कंपनीज़ में हायर करते हैं, ठीक है? वैसे ही मैं उसके लिए एक पूरी पाइपलाइन बनाती हूँ। पाइपलाइन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे को एक रोल के लिए हायरिंग करनी है और उसके लिए वो इंसान ऑलरेडी हायर हो गया, मगर अगर मेरे को आगे चल के फिर से उसके लिए हायरिंग करनी हो, तो मैं और लोगों की एक लिस्ट बना लूँ, ठीक है? कि ये मेरे लोग हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें अलग-अलग पॉइंट्स में मेंशन करूँगी कि मैं ये काम करती हूँ, ताकि अगर कोई फ्यूचर में मेरा वो देखे, सीवी देखे या रिज़्यूमे देखे, तो वो समझ सके कि अच्छा ये काम करती है और हमको क्या चाहिए, ठीक है? अगर वो ये जान पाएगा कि आप क्या करते हो, तभी वो उस हिसाब से आपको हायर करेगा। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर अच्छे से मेंशन करो, और प्रेफ़रेबली ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि उनको बुलेट्स में मेंशन करो, पूरा पैराग्राफ बना के मत लिखो। ठीक है? अगर आपकी जो कंपनी है वो बहुत छोटी-सी कंपनी है, जो आपको लगता है कि शायद लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा, तो आप 2 से 3 लाइनें, ज़्यादा नहीं। लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ 10-10 लाइनें अपनी कंपनी के बारे में लिख देते हैं, वो नहीं। सिर्फ 2 से 3 लाइनें कि ये कौन-सी इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो कंपनी क्या करती है और वो किस चीज़ में सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करती है, ये 2-3 लाइनों में आप अपनी कंपनी के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है? तो ये है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में अपने रिज़्यूमे को अच्छा बनाने के लिए आप लोग उस कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो। ठीक है? तो ये है हमारा थिंग्स टू इंक्लूड। तो अब हम लोग सबसे पहले दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आता है हम लोगों को अपना रिज़्यूमे बनाना है बहुत सुंदर, ठीक है? कि वो देखने वाला बस देखता ही रह जाए कि पता नहीं क्या हम लोग ऐसा रिज़्यूमे में हीरे लगा दें कि उन लोगों को बस हमारा रिज़्यूमे पसंद आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमको लगता है अगर हम अपने रिज़्यूमे में पिक्चर डाल देंगे या बहुत सुंदर सी फ़ोटोज़ लगा देंगे, तो वो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है? बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत बेसिक रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़ॉन्ट होता है, ठीक है? फ़ॉन्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ पर्टिकुलर उसका रखना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड मतलब पूरे के पूरे आपके रिज़्यूमे में वो एक ही फ़ॉन्ट हो। जो फ़ॉन्ट मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, वो है कैलिब्राई, ठीक है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या फिर कैलिब्राई बॉडी।
ठीक है, ये आपके 3-4 ऐसे हैं जिनको प्रोफेशनल उसमें सबसे अप्रोप्रिएट माना जाता है, और जो आपका फ़ॉन्ट है वो पूरे रिज्यूमे में सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। और अगर हम कहीं से कुछ उठा रहे हैं, कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम फ़ॉन्ट चेंज नहीं करते। ठीक है, वो दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि अच्छा ये कहीं से उठाया हुआ है, वो हमको उनको नहीं बताना। चाहे उन मतलब सबको पता है कि हर कोई कॉपी पेस्ट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बता दें उनको। ठीक है, तो आप अपना फ़ॉन्ट ज़रूर चेंज करो, और ये मेक श्योर करो कि पूरे रिज्यूमे में एक ही फ़ॉन्ट रहे। वैसे ही जो आपका साइज़ है, ठीक है, उस फ़ॉन्ट का, जो आपकी हेडिंग है उसके लिए 12, जो आपका कंटेंट है उसके लिए 11, और जो आपका नाम लिखोगे जो बिल्कुल टॉप मोस्ट आएगा उसके लिए 14। ठीक है, ये आप अपना साइज रख सकते हो फॉर ऑल द फॉन्ट। अगर आपको लग रहा है ये सारे छोटे हैं तो आप एक एक और बढ़ा भी सकते हो, मगर चाहे आप हेडिंग डाल रहे हो, चाहे आप कंटेंट लिख रहे हो, चाहे आप अपना नाम लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो हमेशा एक ही फॉन्ट यूज करना। ठीक है, जो आप साइज है वो चेंज कर सकते हो। आप अपनी हेडिंग के लिए बोल्ड या अंडरलाइन यूज कर सकते हो। आप अपने नाम के लिए कैप्स लॉक में अपना नाम लिखकर उसको बोल्ड कर सकते हो, मगर कभी भी फॉन्ट डिफरेंट मत लेना किसी के लिए भी। ठीक है, यस। सोनाली, आपने लिखा है कि आपने इंटर्नशिप में 3 मंथ्स काम किया है। एब्सोल्युटली लिखो, वो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। आपने 3 महीने, जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया, कितने टाइम के लिए काम किया, अपनी कंपनी के बारे में कुछ लिखो, और फिर वो उसमें बुलेट्स में लिखो कि आपने उन 3 महीनों में क्या क्या सीखा, किन किन चीजों में आपने काम किया, वो सब कुछ इलेबोरेट करके पक्का से लिखो। अपनी इंटर्नशिप के बारे में लिखना वुड बी द बेस्ट थिंग। आप उसकी हेडिंग दे सकते हो इंटर्नशिप करके, एंड देन यू टॉक अबाउट इट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है कि आपका जब आप एक पेपर देखते हो, ठीक है, तो सब कुछ एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, वो आपको एक, अगर आप खुद भी देखोगे वो ऑर्गेनाइज नहीं लगता। तो इसके लिए या आप अपने पूरे रिज्यूमे को सेंट्रली अलाइन करो, या फिर आप अपने पूरे रिज्यूमे को लेफ्ट अलाइनमेंट में रखो। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो हेडिंग है उन सबको लेफ्ट अलाइनमेंट में रखो, और जो नीचे का कंटेंट आप डाल रहे हो उन सबको सेंट्रल अलाइन कर दो। बट कभी भी आपको राइट अलाइन नहीं करना, और कभी भी ये नहीं करना कि दोनों का कॉम्बिनेशन इज फाइन, बट उसको ये रखो कि वो सिमेट्री हो, मतलब सब कुछ बराबर लगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज लगे। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट, ओ गॉड, ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग। बहुत बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब हम एक रिज्यूमे बना रहे हैं, वो हमारी पहचान है। वो दूसरे इंसान के पास जब जा रहा है, वो इंसान आपको नहीं जानता। वो आपके बारे में, वो आपका रिज्यूमे आपके बारे में सब कुछ बताएगा। और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो या कोई ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हो, तो उसमें उस इंसान को सबसे पहले पता चल जाएगा इस इंसान की अंग्रेजी ठीक नहीं है, या इसको बोलचाल में इतना पता नहीं है, या इसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो वो हम लोगों को उनको नहीं बताना। हम लोगों को अपनी ग्रामर, जो हम लिख रहे हैं, चाहे छोटे सेंटेंस लिखो, जरूरी नहीं है कि हमको बहुत लंबा लंबा लिखना है, बट जब भी आप कुछ भी लिखो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसकी जो स्पेलिंग हो वो बिल्कुल ठीक हो। जैसे आप अपना रिज्यूमे वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाते हो, तो वर्ड में तो नीचे लाल रंग की लाइन आ जाती है ना, अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो, तो जरूर देखो कि आपके पूरे रिज्यूमे में कहीं भी वो लाल लाइन ना हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी कंपनी का नाम लिख रहे हो या अपना नाम लिख रहे हो, उसमें तो वो लाल लाइन आएगी, वो तो कोई बात नहीं, बट कहीं भी आपकी स्पेलिंग के कारण वो लाल लाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना कि आप अपनी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, अब मेरे को आपकी एक और बात करनी थी। अगेन, जैसे कि मैं आपको पहले बोल रही थी, हमको लगता है कि हम बहुत सारी कलर यूज करेंगे, या बहुत सारी पिक्चर डाल देंगे, या बहुत
हर एक डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट कलर, बोल्ड, ये वो सब कुछ करेंगे तो उससे हमारे रिज्यूमे बहुत अच्छा बन जाएगा। बट एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है। हमारी असली ट्रिक है कि हम लोगों को बहुत बहुत सिंपल रिज्यूमे बनाना है। जो भी एक रिक्रूटर होता है, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ इसीलिए मैं बता सकती हूँ, कीप इट सिंपल, उसको बिल्कुल सादा रखो। आपको अपना रिज्यूमे उसकी सुंदरता से पहचानना नहीं है, आपको उसका अपना रिज्यूमे अपने कंटेंट से, आपने उसमें क्या लिखा है उससे बेचना है। ठीक है, क्योंकि वो आप जो कंटेंट बता रहे हो वो आपके बारे में है, वो आप उस जॉब के लिए अच्छे क्यों हो उसके बारे में है। तो अपने कंटेंट पे अच्छे से वर्क करो, ना कि उसको कैसे सुंदर बताया जाए उस पे वर्क करो। जहां तक ये बात है रिज्यूमे को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ठीक है, कि कैसे हम लोग ये रखें कि हम लोगों का रिज्यूमे अच्छा लगे व्हेन वी टेक इट अदर, तो वो है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले ऐड अ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर अपनी खुद की पिक्चर डालो वहां पे, कोई प्लेन बैकग्राउंड, ये नहीं कि पीछे वादियां दिख रही हैं और आपने फोटो डाल दी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्लेन बैकग्राउंड, किसी दीवार के आगे आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, या फिर आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आप वो भी लगा सकते हैं। हमेशा एक पिक्चर डालिए, उससे क्या होता है कि जब आप एक इंसान के नाम पढ़ के उनकी शक्ल देख के उससे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो पिक्चर है वो प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपने कोई अच्छा शर्ट पैंट पहना हुआ हो, या लड़कियों ने थोड़ा अच्छा सूट वगैरह पहना हो, आपके बाल अच्छे से कंघी किए हुए हो, ठीक है, आपने आपका फेस पूरा अच्छे से धुला हुआ हो। लड़कियां जो है वो हल्का सा मेकअप भी कर सकती हैं। तो अपनी फोटो, चाहे आप मोबाइल फोन से, क्लैरिटी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई बहुत ही डीएसएलआर बहुत ही अच्छे वाले कैमरा से वो करना है, बट अगर आप अपने फोन से भी फोटो खींच के डालेंगे वो भी ठीक है। ठीक है, और वो जो फोटो आप डालोगे उसके आसपास है एक बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, उससे आपका वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज लगेगा। नेक्स्ट इज टैबुलर फॉर्म। ठीक है, जो हम टैबुलर फॉर्म होता है वो आपके टेबल्स बनते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप एक हेडिंग देते हो, उसके नीचे पॉइंट्स में, मतलब बुलेट्स में हर चीज को मेंशन करते हो। आप सबसे पहले रखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्स का अपना रिज्यूमे बना रहे हो, ठीक है, आपने इस कंपनी के साथ काम किया, आप लिखो सेल्स, उसको बोल्ड कर दो आगे, फिर उस पर इलेबोरेट करो, ताकि मेरे को उसको देखते ही पता चल जाए, अच्छा इस इंसान ने सेल्स करा हुआ है, इसने कस्टमर्स को डील करा हुआ है, इसने ये काम किया हुआ है। उनको बुलेट में, सिर्फ 2 वर्ड्स में वो बुलेट बना दो, उनको बोल्ड कर दो, और बाकी आप उस पर इलेबोरेट मतलब उसके बारे में और बता सकते हो आगे छोटे छोटे पैराग्राफ में। पैराग्राफ मतलब 2 से 3 लाइनें। कभी ये समझ लेना, एक जो रिक्रूटर होता है वो आपके पूरे सीवी पे 6 से 7 सेकंड सिर्फ और सिर्फ स्पेंड करेगा। ठीक है, अगर उसको वो मिल गया उन 6 से 7 सेकंड में जो वो ढूंढ रहा है, तो वो 2 मिनट लगाएगा, 2 मिनट भी, क्योंकि उसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, वो बहुत बहुत, वो 6 से 7 सेकंड आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कैसे हम वो करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उन 6 से 7 सेकंड में हमारा रिज्यूमे पढ़ लिया जाए, ऐसे कि हम उनको वो देंगे जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पहले ही बता देते हो मैं सेल्स में हूँ, मैं कस्टमर रिलेशनशिप करता हूँ, मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं पैसे रेवेन्यू जनरेट करता हूँ कंपनी के लिए, सिर्फ कुछ पॉइंट्स में, और उसके आगे आप 2 2 लाइन में उनको एक्सप्लेन कर दो चीजों को, उस इंसान को पता चल गया, ठीक है ये इंसान वही है जो मुझे चाहिए। ठीक है, और वो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में हर उसमें लिखो, और बहुत ही ऑर्गेनाइज करो। कोई कहानियां नहीं पढ़ना चाहता, कोई यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, सब लोग बहुत बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा रिज्यूमे बैठ के कहानी की तरह पढ़े। वो सिर्फ और सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि ये इस जॉब के लिए ठीक है या नहीं, बात खत्म। ठीक है, और हम उनको वो देंगे कि हाँ हमारे पास वो क्वालिटीज हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, हमारे पास वो एजुकेशन है जो आपको हमसे चाहिए।
उसके बाद मैं आपको बुलेट्स के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज़्यादा, ठीक है? हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, मिनिमल लिखो, सब कुछ बहुत क्रिस्प लिखो। जैसे मैं लिख रही हूँ कि अगर मेरे को सेल्स करनी है, तो सेल्स डन फॉर 5 to 6 कंपनीज़, continuous achievement, continuous target achievement, revenue generated 5 lakhs, ठीक है? मैंने 2 लाइनों में सब कुछ बता दिया कि मैं 5 कंपनियों के साथ बात करती हूँ, मैं उनके साथ हमेशा टच में रहती हूँ, मैंने 5 लाख कमाए हैं इन 3 महीनों में, ठीक है? जो उनको चाहिए था मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि मैं सेल्स में हूँ, अगर उनको मेरे रिज्यूमे चाहिए, उनको इस टाइप की जॉब चाहिए, वो मुझे ले लेंगे। बात खत्म। समझ गए? फिर है लोगो। जो मैंने आपको लोगो, ये मैं समझती हूँ कि आप सब अभी स्कूल में हैं, ठीक है? बट आपको आगे चल के ये चीज़ें बहुत ज़रूरी बनेगी जब आपको अपने जॉब के बारे में भी लिखना है, ठीक है? तो लोगो में आप क्या करोगे कि अपनी कंपनी का लोगो बनाओ, उसमें जैसे कि कहा कि उसमें थोड़ा कलर आ जाता है आपके रिज्यूमे में, एक आइडिया मिल जाता है, अच्छा ये इस कंपनी से है। तो अगर आपका उन्होंने पढ़ा नहीं कि आप कौन-सी कंपनी से हैं, लोगो देख के वो समझ जाएँगे। ठीक है? तो लोगों से, आपकी फ़ोटो डालने से, ऑर्गनाइज़ करने से, एक ही फ़ॉन्ट रखने से, सब चीज़ों से आपका रिज़्यूमे बहुत-बहुत प्रेज़ेंटेबल बन जाता है। ठीक है? सो आई थिंक वी आर डन। कीर्ति, एनी अदर स्लाइड? ओके। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सीवी, ठीक है? ये एक इंसान का सीवी है जो कि एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है। अब आप खुद देखो, उसमें उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल दी हैं, बहुत तरीके के फ़ॉन्ट यूज़ करे हैं, बहुत सारा कलर यूज़ किया है, ठीक है? सब कुछ बहुत ऊपर-नीचे से यूज़ किया है। क्या आप वो पढ़ पा रहे हो जो आपको चाहिए? आपको समझ में नहीं आ रहा, फ़ोकस कहाँ पे करो? कहाँ से शुरू करो, कहाँ से ख़त्म करो, कहाँ देखो, क्या चाहिए? अगर एक रिक्रूटर होता है, वो 6 से 7 सेकंड अगर इस पे लगाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। वो देखेगा इसमें बहुत ज़्यादा है, छोड़ो, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो हमको ये नहीं करना, ठीक है? जो आपका बैकग्राउंड है, कोशिश करो अपना बैकग्राउंड कोशिश करो अपना बैकग्राउंड को व्हाइट ही रखो। उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक टेक्स्ट सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है, ठीक है? उसके लिए आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कौन-सा कलर इस्तेमाल करना है, कौन-सा टेक्स्ट का कलर इस्तेमाल करें, कौन-सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल रखो। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और दिखाती हूँ सीवी, ठीक है? ये वाला सीवी देखो, इसमें उस इंसान ने अपनी फ़ोटो डाली है, ठीक है? सब कुछ एक टैब्यूलर फॉर्म में डाला है, एक टेबल की तरह। इसमें मुझे वो सब कुछ दिख गया जो मैं देखना चाहती हूँ। वो क्या कर रहा है, उसका ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो अभी क्या एजुकेशन कर रहा है। इसमें वो जहाँ उसने एक गलती कर दी, वो है अपने कलर में, ठीक है? आप देख सकते हो जो उसने कलर इस्तेमाल किया है, वो ग्रे है। ग्रे से क्या होता है कि आपको दिखता कम है। अभी वो रिज़्यूमे कितना ज़्यादा लाइट है, उसमें हम लोगों को देखने में अपने आँखें खर्च करनी पड़ेंगी। ये नहीं होना चाहिए। जो कलर है वो डार्क कलर यूज़ करो। अगर आपको ब्लैक नहीं पसंद, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ और ही कलर डालना है, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ब्राउन, डार्क ब्राउन होगी, डार्क कलर्स डालो, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड पे, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका जो वो है वो दिखेगा सब लोगों को क्लियरली, उनको अपना दिमाग खर्च नहीं करना, उनको अपनी आँखें खर्च नहीं करनी, उनको सब कुछ सामने दिख गया कि अच्छा ये इंसान ये कर रहा है, इसने ये क्वालिफ़िकेशन है, ये करना चाहता है, इसका ये डिटेल्स हैं एंड डन। आप खुद देखो, जो हमने इससे पहले वाला सीवी देखा था और इसके बाद ये वाला सीवी देखा है, उसमें अपने आप में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है।
ये कितना साफ है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, और इसके चूज होने की प्रोबेबिलिटी पिछले वाले सीवी से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी बार बार, जो सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने कंटेंट पे करो, इस पर नहीं कि हम लोग उस चीज को कैसे सुंदर बना सकते हैं, या कौन सी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, या कौन सा कलर बना सकते हैं, नहीं। अपने कंटेंट पे लिखो कि हम क्या लिख सकते हैं अपने बारे में, अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए, अपने जॉब के बारे में, ठीक है। आप चाहो तो अपनी हॉबीज भी लिख सकते हो, अपना पैशन भी लिख सकते हो। हॉबीज जैसे आपको गाने सुनना पसंद है, आपको लोगों के साथ मिलना पसंद है, सोशलाइज करना पसंद है, आपको मूवीज देखना पसंद है, कुछ भी आप वहां पे लिख सकते हो। तो अपनी हॉबीज भी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। सो अपने बारे में बताओ, अपने आप पर फोकस करो, ना कि इस पे कि हम लोग किसी चीज को और ज्यादा ब्लिंगी या और ज्यादा यू नो चटक कैसे बनाए, वो नहीं करना हमको, ठीक है। सो अपनी ग्रामर पे, अपने स्पेलिंग्स पे जरूर फोकस करो। अगर आपको दिख रहा है कि किसी ने लिखा है सेल्स, ठीक है, और उसकी स्पेलिंग क्या लिखी है, SLES, क्या आप उस इंसान को लोगे? आपको पता है कि ये बेवकूफ है, इसको स्पेलिंग नहीं आती सेल्स की, हम उसको नहीं लेंगे। हमको वहीं पे पता चल गया कि उस इंसान को डिटेल में देखना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उन सब में कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है। तो हम लोग ऐसे इंसान को खुद ही नहीं उठाएंगे। अगर आप मेरी जगह हो या आप उस रिक्रूटर की जगह हो, वो आप नहीं लोगे। तो अपने स्पेलिंग पे और अपनी ग्रामेटिकल एरर्स पे बहुत फोकस करो। इसमें मेरे पास एक सजेशन है कि आप अकेले खुद अपना सीवी मत पढ़ो, किसी और को आपके लिए पढ़ने को बोलो, जिस जो कि सेम आपकी कम्युनिकेशन लेवल समझता है, उनको बोलो कि वो आपके लिए पढ़े। जब कोई और इंसान आपके उससे देखता है ना, तो वो गलतियां जल्दी निकाल पाता है। हमको उस चीज को देखने की आदत पड़ जाती है, इसीलिए हम लोग अपनी खुद की गलतियां निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो आप कोशिश करो, आपकी टीचर हो, आपका दोस्त हो, आपके मम्मी पापा हो, आपका भाई बहन हो, कोई भी, ठीक है, अब किसी को भी बोलो कि आप प्लीज मेरा सीवी पढ़ो और इसमें मुझे बताओ कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आपको पूछना है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास कोई क्वेश्चन ना हो, इतना अच्छा तो नहीं बोली हूँ मैं। आप लोग कोई भी, अगर आपको अपनी उसके और स्कूल के बारे में पूछना है या कैसे लिखना चाहिए वो पूछना है, आप मुझे सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो प्लीज। परी, आपको अपनी एक्टिविटीज का सर्टिफिकेट बिल्कुल बताना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले बोला था कि एक्टिविटीज, आपकी सर्टिफिकेशन या कोई भी अचीवमेंट हो, उसके बारे में आपको जरूर लिखना चाहिए, ठीक है।
सभी सर्टिफिकेट्स डिपेंड करते हैं आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है? अगर आपके पास 4-5 हैं, तो 4-5 डालो। साउंड नहीं आ रहा है आपका, ओके वेट। पिताजी आप मुझे अब साउंड आ रही है दीक्षा? ओके, सो क्या होता है कि जैसे हम लोगों को जॉब चाहिए तो वैसे ही हमारी इंटर्नशिप के टाइम पे भी हम लोगों को वो भी एक तरीके से हमारी जॉब ही होती है, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोगों को हेल्प करती है उस इंटर्नशिप के दौरान वो इंटर्नशिप लेने में, ठीक है? सो द थिंग इज़ कि आपको अपनी इंटर्नशिप में वही सीवी की ज़रूरत पड़ेगी और आप फिर एक बार वो सीवी बना लोगे तो आप उसी में चेंजेस कर करके उसको अपनी जॉब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि आपका जो सीवी होता है इट इज़ नॉट ओनली आपकी जॉब और आपके इंटर्नशिप लेने के लिए, बट ऑल्सो वो सीवी इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। ओके, तो आपकी जो वो होती है आपका जो सीवी होता है दैट इज़ लाइक योर डेटा बैंक, ठीक है? आपके पास आपका सारा डेटा आपके पास रहता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो कभी भी और कहीं भी, ठीक है? इट इज़ नॉट ओनली कि आपको एक जॉब लेने के लिए या एक इंटर्नशिप लेने के लिए उसका इस्तेमाल करना है, बट ऑल्सो जब आपको खुद अपने बारे में सोचना है कि अच्छा मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उन चीज़ों में भी वो हेल्प करता है। अपने आप को ऑर्गनाइज़ करने में कि ये मेरे बारे में ये मेरी क्वालिटीज़ हैं और मैं इनको कैसे बढ़ा सकता हूँ और मैं किसी से बात करूँगी जब, तब भी हमेशा वो चीज़ बेटर होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई आपको बोलता है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? जब आपको अबाउट योरसेल्फ आपने अपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि मेरी क्या-क्या स्किल्स हैं, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैंने क्या-क्या सर्टिफिकेट्स अभी तक करे हुए हैं, मैंने कौन से इवेंट करे हैं, तो आपके दिमाग में वो सब कुछ क्लियर है। मैं किन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो वो जो आपके सीवी है, वो आपके इंटरव्यू का बेस बनता है। वो उसके बारे में आप फिर किसी से भी कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि सीवी बनाना इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी जॉब के लिए वो करना है, बट ऑल्सो कि आपको किसी के साथ बात कैसे करनी है अपनी जॉब से के बारे में, ठीक है? ओके, hard and soft skills also need to be written in resume or not? Hard और soft skills में आपका क्या कहने का मतलब है सोनाली? आप ये लिख सकते हो that you are good with written communication, ठीक है? आप ये लिख सकते हो that you are good with striking a conversation, जो कि आपके soft skills हो गए, but आप आउटराइटली ये मत लिखना कि गुड विद हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, वो आपका बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है? आप ये बोल सकते हो कि आई एम गुड इन रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? और रिटन एंड स्पीकिंग और रिटन एंड वर्बल स्किल्स, वर्बल इज अ गुड वर्ड, तो यू कैन यूज वर्बल कि आई एम गुड इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। एंड यस, जैसे कि आपने कहा यू कैन राइट दैट इन योर रिज्यूमे इन यू कैन से एज अ स्किल that it is one of my skill set that I'm good with written and verbal communication.
सॉरी, मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया था। काव्या, काव्या, आपका सीवी और रिज्यूमे जो होता है उसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सीवी होता है उसकी कोई लेंथ नहीं होती। ठीक है, सीवी 4-5 पेज का भी होता है और सीवी यूजुअली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों का करीब 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होता है। जो रिज्यूमे होता है वो छोटे होते हैं, 1 या मैक्सिमम 2 पेज। और रिज्यूमे वो लोग बनाते हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस या तो बिल्कुल भी नहीं होता या फिर करीब 1-2 साल या 5 साल से कम होता है। ठीक है, आई थिंक अभी और किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट हो तो फिर आप बोल सकते हैं। ओके मैम, इफ आई हैव प्रोफेशनल डिग्री लाइक एमसीए बट आल्सो आई हैव डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। ओके, अंजलि, सो द थिंग इज कि आप अपने एमसीए, अपने सीए, अपनी फैशन डिजाइनिंग सबके बारे में लिखो। ठीक है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि आपने सीए क्यों नहीं परस्यू करी और फैशन डिजाइनिंग क्यों करी, आप हमेशा ये बोल सकते हो कि दैट वाज माय बैकअप ऑप्शन। ठीक है, कि अगर मैं फैशन डिजाइनिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो फिर मैंने सीए अपनी एक बेसिक प्रोफेशनल डिग्री रखी हुई है एंड फिर उसके बाद आगे चल के मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी थी, तो मैं इसलिए इस फील्ड में आ गई, मेरा वहां पे मन नहीं लगा। दैट इज परफेक्टली ओके। आप अपने खुद के करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, विच इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल एंड फाइन।